हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक अच्छे होंगे। और एग्जाम्स कैसे जा रहे हैं? और वो भी अच्छे ही जा रहे होंगे। चलिए आइए आज का वीडियो ले लेते हैं BHIC 133 का। इसमें सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आ रहे हैं। और आज ले लेते हैं प्रारंभिक मुगल और अफगान। इसमें क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए? ठीक है ना। प्रारंभिक मुगल और अफगान से तो यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे। भारत में मुगल शासन की स्थापना, जिसमें बाबर तथा अफगान सरदार देख लेंगे, और एक हुमायूं को देख लेंगे, जिसमें हम देख सकते हैं पूर्वी अफगान, यानी अफगान और हुमायूं का संबंध। ठीक है ना। चलिए फिर शुरू कर देते हैं। ओके, वीडियो क्या करना है, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है। ओके, लोधी साम्राज्य क्या है? ठीक है, एक नजर चलते चलते कि यदि लोधी से क्वेश्चन आता है तो आप कर सके, ये ना हो कि मुझे नहीं पता, जीरो, शून्य वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो 15वीं शताब्दी का अंत होते होते बहलोल लोधी ने दिल्ली में लोधी राजवंश की स्थापना कर दी थी, यानी मजबूत रूप से कर दी थी। ठीक है। और उसने उत्तर भारत के बड़े हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया था। और उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र सिकंदर लोधी गद्दी पर बैठा। तो यहाँ पर बहलोल लोधी यहाँ पे शुरू होता है और यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो बहलोल लोधी ने यहाँ पर लोधी साम्राज्य की स्थापना की, उसकी नींव रखी और उत्तर भारत के बड़े से हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया था। और उसके मृत्यु के बाद सिकंदर लोधी बैठा। और देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है सिकंदर लोधी, क्वेश्चन पूछ भी सकता है। अभी तक के एग्जाम में तो क्वेश्चन सिकंदर लोधी के बारे में नहीं पूछा गया, लेकिन अब पेपर बनाने के वाले का माइंड कैसा है, हो सकता है एक नया क्वेश्चन, एक नया टॉपिक ले ले। तो सिकंदर लोधी को थोड़ा देख लेते हैं कि 16वीं शताब्दी में सुल्तान सिकंदर लोधी के नेतृत्व में उत्तर भारत में लोधी साम्राज्य जो है अपने उत्कर्ष पर, यानी अपने चरम शिखर पर था। और यहाँ पे 1496 में जौनपुर के भूतपूर्व शासक हुसैन सरकी को दक्षिण बिहार से खदेड़ दिया गया था। और उनके राजपूत सरदार सहयोगियों को समझौते के लिए मजबूर कर दिया गया, परास्त कर दिया गया। तो जो यहाँ पर लोधी का दुश्मन जो था, जौनपुर का शासक, ठीक है, उसको दक्षिण बिहार से भगा दिया गया। और जो जौनपुर के शासक यानी कि हुसैन सरकी की सहायता कर रहे थे राजपूत सरदार, उनके सहयोगी, उनको या तो हरा दिया गया या फिर उनको समझौते के लिए मजबूर कर दिया गया, संधि के लिए। उनकी जमींदारियों को या तो सुल्तान के सीधे नियंत्रण में ले लिया गया, उसका दर्जा अधीनस्थ राज का हो गया, या तो उनकी जो जमींदारियां थी, ठीक है ना, किसकी, राजपूत सरदार सहयोगियों की, या तो सुल्तान ने सीधे अपने कब्जे में कर लिया या तो उसको राज्य में मिला लिया। तो इस प्रकार से सुल्तान की सत्ता को चुनौती देने वाले अफगान और गैर अफगान सरदारों को दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों से खदेड़ दिया गया। तो यहाँ पर लोधी सरकार को चुनौती कौन दे रहा था? अफगान दे रहे थे। और अफगान को ही जो है, या फिर गैर जो अफगान थे सरदार, उनको दिल्ली से खदेड़ दिया गया, यानी दिल्ली से भगा दिया गया। और 16वीं शताब्दी के प्रथम दशक में धौलपुर पर कब्जा होने के बाद राजपुताना और मालवा प्रदेशों में अफगान शासन के विस्तार का रास्ता प्रशस्त हो गया। यानी कि 16वीं शताब्दी के प्रथम दशक में क्या हुआ कि राजपुताना और मालवा प्रदेशों में क्या किया कि अफगान शासक ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, और इस तरह से उनका राज्य का विस्तार होने लगा। ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि संक्षिप्त में कि संपूर्ण उत्तर भारत, उत्तर पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में उत्तर बिहार के सारण और चंपारण तक, और चंदेरी से लेकर दिल्ली के दक्षिण राज तक लोधी साम्राज्य जो है वो परिधि में आ गया, लोधी साम्राज्य में आ गया था। ठीक है ना। तो ये सिकंदर लोधी का हुआ। अब ये इब्राहिम लोधी है। तो अपने पिता के विपरीत, यानी सिकंदर लोधी का पुत्र इब्राहिम लोधी जब गद्दी पर बैठा, तो गद्दी पर बैठते इब्राहिम लोधी ने अफगान सरदारों की दुश्मनी का सामना करना पड़ा था। और उसने अपने को शक्तिशाली सामंतों से घिरा पाया, जो अपनी शक्ति बढ़ाने के चक्कर में केंद्रीय सत्ता को, यानी कि वहां की जो शासन, इब्राहिम का शासन था, उसको कमजोर करना चाह रहे थे। और उसके पिता अपने भाइयों और संबंधियों से लड़ना पड़ा था। और इस लड़ाई में उन सरदारों ने उसके पिता का समर्थन किया, तो राजकुमारों को समृद्ध प्रांतों से हटाना पड़ा। सिकंदर लोधी की जब मौत हो गई थी, उसके बाद सरदारों ने सुल्तान इब्राहिम लोधी और उसके छोटे भाई राजकुमार जलाल खां लोधी के बीच साम्राज्य का बंटवारा करने का निर्णय लिया। और सुल्तान इब्राहिम को यह बंटवारा मानने के लिए मजबूर किया गया, और जिससे स्वाभाविक रूप से केंद्र जो है क्या हो गया, कमजोर हो गया। ठीक है। ओके, चलिए ठीक है।
ये हो गया इब्राहिम लोदी के बारे में, थोड़ा सा देख लीजिए, शायद आ जाए क्वेश्चन, इनके बारे में बहुत ज्यादा दिया हुआ है। इब्राहिम लोदी और शायद अफगानी के बीच में कोई एक क्वेश्चन बनता है क्या, मैं भी देख लेती हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, क्या यहाँ पे कुछ है। ओके, इब्राहिम लोदी और सरदार। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि सुल्तान इब्राहिम अधिक शक्तिशाली बन रहा था, जो पुराने सरदार जो उससे जुड़े रहे और जो नए सरदार थे वो उससे अलग हो गए थे, ठीक है ना, राइट। यहाँ पर इब्राहिम लोदी के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, यदि आता है तो आप उसे लिख सकते हैं। भारत में मुगल शासन की स्थापना कैसे हुई, ठीक है। देखिए, पानीपत का युद्ध जो 1526 में लड़ा गया था, उससे पहले बाबर ने भारत पर 4 बार आक्रमण किए, ठीक है। और ये जो आक्रमण हुए थे ये मुगल एवं लोधी सेनाओं के बीच हुए थे। इनके बीच शक्ति परीक्षण मात्र था, यानी बाबर को हारना पड़ा था, ठीक है। तो पानीपत के 3 युद्ध हुए थे ना, उसके पहले 4 बार उसने आक्रमण कर दिया था। तो बाबर ने प्रथम विजय हिंदुस्तान के प्रवेश द्वार भीरा पर प्राप्त की, जहां से हिंदुस्तान में प्रवेश किया जाता था। सियालकोट और लाहौर पर अधिकार प्राप्त कर लिया इसके बाद, भीरा पर, ठीक है। और निर्णायक मुकाबला इब्राहिम लोदी एवं बाबर सेनाओं के मध्य ऐतिहासिक पानीपत के मैदान पे हुआ। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच का युद्ध का, ठीक है ना। हो सकता है पानीपत के नाम से भी पूछ सकता है, या फिर इब्राहिम और बाबर के बारे में भी पूछ सकता है, ठीक है ना, राइट। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कुछ घंटों में ही बाबर ने इस युद्ध में विजय प्राप्त कर ली थी। और यह लड़ाई युद्ध कला में बाबर की निपुणता को प्रदर्शित करती थी, क्योंकि संख्या में कम होने के बावजूद उसका संगठन जो था बहुत मजबूत था। और इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में बहुत अधिक होने के बावजूद, यानी 1 लाख सैनिक थे और 500 से 1000 हाथी, जबकि इसकी तुलना में बाबर के पास मात्र 1200 घुड़सवार थे और युद्ध के मैदान में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, कौन, इब्राहिम लोदी की, ठीक है ना। अब बाबर ने सफलतापूर्वक रूमी यानी ऑटोमन युद्ध पद्धति का इस्तेमाल किया था, ठीक है। और अफगान सेनाओं ने दाहिने भाग पर आक्रमण किया। बाबर ने तुरंत अब्दुल अजीज के नेतृत्व में अपनी सुरक्षित सेनाओं को आगे बढ़ने का आदेश दिया। अफगान सेनाएं संख्या में अधिक होने के बावजूद आगे न बढ़ सकी और न पीछे, और उन पर दोनों ओर से आक्रमण किया गया, और इससे अफगान सेना में पूर्णतः गड़बड़ी पैदा हो गई। और बाबर ने इस स्थिति का भरपूर लाभ उठाया और उसके दाएं और बाएं दोनों भागों पर अफगान सेना शीघ्रता से पीछे से हमला किया गया अफगान सेना पर, और इसी के साथ तोप के आग से गोले बरसाए जाने प्रारंभ कर दिए और संपूर्ण सेना जो है वो निष्क्रिय हो गई थी। और बाबर के अनुसार सुल्तान इब्राहिम लोदी सहित अफगान सेना के 20,000 सैनिक इसमें मारे गए थे, ठीक है ना। तो युद्ध में बाबर के तोपखाने नहीं, अपनी उसकी सर्वोच्च युद्ध नीति तथा घोड़ों पर सवार धनुर्धारियों ने निर्णायक भूमिका अदा की थी, ठीक है, ओके, राइट। बाबर द्वारा पानीपत युद्ध में इस्तेमाल की गई रूमी युद्ध पद्धति, रूमी युद्ध पद्धति ये है, ठीक है, घेर के मारना। और यद्यप पानीपत युद्ध से औपचारिक तौर पर भारत में मुगल शासन की स्थापना हो गई थी और आगामी वर्षों में होने वाली लड़ाई में प्रथम मात्र थी, ठीक है ना। यानी पानीपत का युद्ध ही मुगल की स्थापना की यहाँ पर एक तरह से नींव खड़ी कर देता है, मुगल शासक की नींव खड़ी कर देता है, मजबूत कर देता है, ठीक है। बाबर तथा राजपूत संबंध, बाबर का तो नहीं, अकबर राजपूत संबंध यहाँ पे आ भी सकता है, बाबर का तो नहीं आ सकता है। बाबर अफगान सरदार नहीं, हम यहाँ पे हुमायूं और अफगान सरदार जरूर देखेंगे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब क्वेश्चन कहाँ से क्या पूछ दे कुछ पता नहीं रहता है, लेकिन एक जो अपना लॉजिक लगाया जाता है वो यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। हुमायूं देख लेते हैं 1530 से 1540 का। अब हुमायूं के अधीन स्थित काफी भिन्न थी, ठीक है। बाबर के विपरीत उसे कुलीनों का सम्मान एवं आदर प्राप्त ना था, ओके। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि हुमायूं के अधीन जो स्थिति थी काफी वो अलग थी। बाबर के विपरीत उसे कुलीनों का सामना एवं आदर प्राप्त ना था, जिस तरह बाबर को प्राप्त था, ठीक है। और सबसे बड़ी खतरनाक स्थिति एक ये भी थी कि जो चगताई कुलीन वर्ग थे वो हुमायूं के विशेष पक्ष में नहीं थे, जो कि बाबर के साथ हुआ करते थे। तो साथ ही भारतीय कुलीन भी, जिन्होंने बाबर की स्वायत्तता स्वीकार कर ली थी, उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, हुमायूं के आते ही यानी शासन में बैठते उनका साथ छोड़ गए। तैमूर के वंशज मोहम्मद सुल्तान मिर्जा, मोहम्मद जमा तथा बाबर के बहनोई मोहम्मद मेहदी ख्वाजा सिंहासन पर अधिकार चाहते थे, और विशेषकर वो बाबर के कुलीन अमीर निजामुद्दीन अली खलीफा के षड्यंत्र रचा, किंतु वे असफल रहे।
तो हुमायूं को शाही सत्ता पर आधिपत्य बनाए रखने के लिए पूर्व एवं पश्चिम में अफगानों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ा था एवं व्यापक सामाजिक आधार भी था। ठीक है, और हुमायूं के सबसे बड़ा खतरा उसके स्वयं के भाई कामरान मिर्जा से था। ठीक है ना। तो सत्ता में, साम्राज्य में सत्ता दो केंद्रों में थी। केंद्र में हुमायूं और अफगानिस्तान, पंजाब में मिर्जा कामरान की स्वायत्ता स्थापित हो जाने की स्थिति और भी बिगड़ गई थी। ठीक है ना। तो हुमायूं और अफगान वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। हुमायूं और अफगान देख लेते हैं। ठीक है ना। चलिए अफगान देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखिए 1531 में क्या हुआ कि हुमायूं के हाथों पराजित हो जाने पर अफगान कुलीन गुजरात की ओर भाग गए। जब हुमायूं ने उनको पराजित कर दिया तो वो गुजरात भाग गए। ठीक है ना। और इससे पूर्व जो राजनीतिक रिक्तता थी वो उत्पन्न हो गई, यानी खालीपन, और जिसे शेरशाह को अपनी सत्ता को सुदृढ़ करने का अवसर मिला। किसे? शेरशाह को। तो 1530-35 के वर्ष शेरशाह के लिए निर्णायक साबित हुआ, यानी अपनी स्थिति को मजबूत करने के समय उसने बंगाल एवं अफगान कुलीनों का सामना करना पड़ा और बंगाल के शासक द्वारा आश्रय प्रदान किया गया शेरशाह को। दूसरी ओर मुगलों के साथ सीधा संघर्ष करने की स्थिति में भी नहीं था शेरशाह, और इसीलिए इन परिस्थितियों में शेरशाह के अनुकूल परिवर्तन हुआ। हुमायूं ने गुजरात के शासक बहादुर शाह को गंभीर खतरा मानकर सर्वप्रथम उससे निपटने का निर्णय लिया, और इन वर्षों के दौरान शेरशाह को अपनी स्थिति को और ज्यादा स्वतंत्र छोड़ दिया गया मजबूत करने के लिए। तो शेरशाह क्योंकि हुमायूं जो था वो कहाँ पे, बंगाल का जो शासक था। ठीक है, और जो अफगान कुलीन थे उन्हीं में वो भिड़ा रहा। ठीक है, और गुजरात का शासक बहादुर शाह को खतरा मानता था और वो उसी से निपटने में लगा रह गया, और इधर शेरशाह को मौका मिल गया किसको, अपने स्थिति को और मजबूत करने के लिए। शेरशाह को बंगाल शासकों के दो हमलों का सामना करना पड़ा। प्रथम आक्रमण मुंगेर के मुफ्ती कुतुब खां के नेतृत्व में, ठीक है, और सुल्तान नुसरत शाह के शासनकाल में दूसरा हुआ। दूसरा सुल्तान महमूद शाह के शासनकाल में इब्राहिम खां के नेतृत्व में, यानी यहाँ पर ये पहला हो जाएगा। पहला आक्रमण मुफ्ती कुतुब खां के नेतृत्व में और नुसरत शाह के शासनकाल में हुआ, और जो दूसरा था वो सुल्तान महमूद शाह के शासनकाल में इब्राहिम खां के नेतृत्व में किया गया। लेकिन दोनों अवसरों पर बंगाल की सेना को पराजय का सामना करना पड़ा, और इन सफलताओं ने बंगाल सेनाओं की कमजोरियों को पूर्णतः सामने ला दिया और शेरशाह की प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हुई। तो पूर्व के वे अफगान जो पहले उसको छोड़कर चले गए थे, अब उसकी अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए थे। और इसके अतिरिक्त हुमायूं द्वारा बहादुर शाह की शक्ति नष्ट कर दिए जाने से एवं बहादुर शाह की मृत्यु हो जाने के कारण अफगानों के पास मुगलों के विरुद्ध शेरशाह का साथ देने के अलावा कोई विकल्प भी नहीं बचा था। ठीक है ना, राइट। तो हुमायूं द्वारा बहादुर शाह की शक्ति नष्ट कर दी गई, और साथ ही साथ में जब बहादुर शाह की मृत्यु हो गई तो अफगानों के पास मुगल के विरुद्ध, मुगल के अगेंस्ट शेरशाह का साथ देने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं बचा था। अब शेरशाह स्वयं को अफगानों का सार्वभौमिक नेता मानता था, और 1535 में उसने स्वयं बंगाल के शासक पर आक्रमण किया। ठीक है, और बंगाल की सेना को पराजित कर दिया। युद्ध के बाद एक शांति समझौते के अनुसार शेरशाह को जब कभी भी आवश्यकता होती, बंगाल का सुल्तान महमूद शाह उसको हाथियां देता था और वित्तीय सहायता यानी पैसे वगैरह भी देता था, और देने के लिए तैयार हो गया। और इस शानदार सफलता के बाद शेरशाह ने मुगलों के पूर्वी क्षेत्र गोरखपुर और बनारस पर आक्रमण किया, जो हुमायूं के लिए चेतावनी थी। तो हुमायूं ने पूर्वी क्षेत्र की निगरानी करने के लिए हिंदू बेगम को जौनपुर का गवर्नर नियुक्त किया, लेकिन शेरशाह ने एक और सावधानी पूर्वक हिंदू बेग को मुगलों के प्रति अपनी निष्ठा का आश्वासन दिया। दूसरी ओर इस समय का सदुपयोग करके अपनी सेना को मुगलों पर कड़ा प्रहार करने के लिए मजबूती में लग गया। और जैसे ही शेरशाह की तैयारी पूरी हो गई तो उसने हिंदू बेग को एक धमकी भरा पत्र लिखा, और ठीक उसी समय उसने बंगाल पर आक्रमण कर दिया, और दूसरा आक्रमण था ये। और हिंदू बेग ने शेरशाह के इस व्यवहार से नाराज होकर सत्तापूर्ण इरादे की सूचना हुमायूं को दे दी, और हुमायूं के अफगान कुलीनों ने उसे सुझाव दिया कि वह शेरशाह को बंगाल पर अधिकार करने से रोके, जबकि उसके मुगल कुलीनों का विचार था कि उसको प्रथम बार चुनार पर अधिकार करना चाहिए। और उसे यानी दो यहाँ पे विचार हो गए। जो अफगान कुलीन थे उन्होंने कहा कि शेरशाह को बंगाल पर अधिकार करने से रोका जाए, ठीक है ना, यानी हिंदू बेग का साथ दिया जाए। और यहाँ पर जो दूसरा कुलीन वर्ग मुगल का था, उन्होंने कहा कि
चुनाव पर अधिकार पहले करना चाहिए और उसे आधार बनाकर पूर्व में अपनी कार्यवाही यानी बंगाल पर आक्रमण हिंदू बेग के खिलाफ करना चाहिए। आगरा के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए द्वितीय विकल्प महत्वपूर्ण था, लेकिन रूमी खां को चुनाव पर अधिकार करने में 6 माह का लंबा समय लग गया और इतिहासकार इसको एक भयंकर भूल मानते, क्योंकि हुमायूं को इसका मूल अपना साम्राज्य खोकर चुकाना पड़ा। और यद्यप चुनार को अफगानों के हाथों से स्वतंत्र छोड़ना जहां एक और मुक्तापूर्ण कार्य था, वही शेरशाह को बंगाल में स्वतंत्र एवं बगैर किसी नियंत्रण के छोड़ना भी गलत था। तो ये हुमायूं ने कुछ गलती की थी, अफगानों पर भरोसा करना, उनके हाथों में साम्राज्य को देना, राज को देना, और दूसरी ओर शेरशाह को बंगाल में खुला छोड़ देना और चुनार पे अधिकार करने में ज्यादा टाइम वेस्ट करना, ये हुमायूं के पतन के कारण थे। तो क्वेश्चन यदि आता है कि हुमायूं का पतन किस तरह से हुआ, ठीक है ना, हुमायूं साम्राज्य का पतन किस तरह से हुआ, तो आपको ये लिखना है, ठीक है, ओके। और शेरशाह ने इस समय का उपयोग बंगाल की राजधानी गौड़ पर अधिकार करने में किया। हुमायूं ने शेरशाह के बंगाल एवं रोहतासगढ़ की मांग की, किंतु शेरशाह बंगाल देने को तैयार न था। वार्तालाप जो की गई वो यहाँ पे विफल रही और मजबूर होकर हुमायूं ने शेरशाह की शक्ति को समाप्त करने का निर्णय लिया, लेकिन वह स्वयं को बंगाल की राजनीति में फंसाना नहीं चाहता था और परिस्थितियों ने उसको ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया था। और शेरशाह ने चतुराई से स्वयं को बंगाल से अलग कर लिया और हुमायूं को बगैर किसी बाधा के बंगाल तक पहुंचने दिया, ठीक है, ओके। और हुमायूं को बंगाल में, अगर शेरशाह और हुमायूं का आता है तब भी यही लिखना है, शेरशाह अफगानी आता है तब भी यही लिखना है, हुमायूं अफगानी आता है तब भी आपको यही लिखना है। हुमायूं साम्राज्य की सफलता विफलता आता है, पतन आता है, तब भी यही लिखना है। हुमायूं को बंगाल में 4 माह तक का वहां जो अराजकता थी उसको ठीक करना पड़ा। इसी बीच शेरशाह ने आगरा के मार्गों पर नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त कर ली और हुमायूं के लिए आगरा के साथ संपर्क अब मुश्किल हो गया, जो छोड़ के आया जहां पे उसका राज्य था, जहां पे उसका शासन था, और बंगाल में शासन करने के चक्कर में आगरा भी उसके हाथ से निकलता जा रहा था यहाँ पर, ठीक है। और हिंदाल मिर्जा ने हुमायूं की चिंताओं को उस समय और बढ़ा दिया जब उसने सेना के आपूर्ति की व्यवस्था करने के लिए भेजा गया था, किंतु उसने स्वयं को एक स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और हुमायूं ने तुरंत चुनार की ओर प्रस्थान किया और मार्च 1538 को चौसा पहुंचा और उसने कर्णनासा नदी के पश्चिमी किनारे पर अपनी सेना का पड़ाव डाल दिया। यहाँ पर हुमायूं की स्थिति जो थी उसके पूर्ण नियंत्रण में थी, ठीक है, और नदी के, क्योंकि नदी द्वारा सुरक्षित भी था और पीछे के हिस्से में चुनार स्थित था जिस पर अभी भी उसकी सेना का नियंत्रण था। शेरशाह ने भी समझौता करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन इस स्थिति में हुमायूं ने नदी पार स्वयं को अनावश्यक खतरे में डाल दिया और शेरशाह हुमायूं की सामग्री, हथियारों एवं परिवहन की कमी से भली बात परिचित था, अतः उसने स्थिति का लाभ उठाने में कोई भी समय नष्ट नहीं किया और समझौतों की शर्तों को पूरा करने का बहाना करते हुए मुगल सेना पर अचानक आक्रमण कर दिया। मुगल खेमे में भगदड़ व्याप्त हो गई और बड़ी संख्या में मुगल सेना नष्ट हो गई थी और हुमायूं एवं अकसारी मिर्जा भागने में सफलता प्राप्त कर ले, मतलब वो भाग गए, भागकर वो कालपी के रास्ते आगरा पहुंच गए थे, ठीक है ना। और राजा बीरभान ने उनके बचाव में काफी मदद की थी और कामरान मिर्जा ने हुमायूं का नष्ट हुई सेना के साथ आगरा वापस लौटने का स्वागत किया, जबकि शेरशाह ने अपनी विजय से पुलकित होकर स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था और इन परिस्थितियों में अंतिम संघर्ष जो था अपरिहार्य था, ठीक है। तो हुमायूं को गंगा तट पर 1540 में कन्नौज के युद्ध में बुरी तरह से पराजय का सामना करना पड़ा और इस हार ने भारत में दूसरे अफगान साम्राज्य की स्थापना के मार्ग को प्रशस्त कर दिया और शेरशाह के विरुद्ध हुमायूं की असफलता से बहुत से कारण थे। अब क्वेश्चन को समझिएगा, हुमायूं शेरशाह तो यही लिखना है, शेरशाह तो यही लिखना है, हुमायूं अफगान तो यही लिखना है, ठीक है ना, अफगानी शेरशाह तो यही लिखना है, हुमायूं की पराजय तो यही लिखना है, हुमायूं के साम्राज्य का पतन तो यही लिखना है, दूसरे अफगान साम्राज्य की स्थापना किस तरह से हुई तो यही लिखना है। अब हम आपको पढ़ाएंगे कि हुमायूं के असफलता के क्या कारण थे, यदि क्वेश्चन आता है तो अब आपको ये लिखना है जो अब हम पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले असफलता का कारण था भाइयों का वैमनस्य यानी दुश्मनी। उसने भाइयों के साथ कई अवसरों पर अत्यधिक दयालुता पूर्वक व्यवहार किया। तो भाइयों का वैमनस्य दुश्मनी हुमायूं के साथ थी, लेकिन हुमायूं का भाइयों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार था, ठीक है ना, ये एक रीजन था, ओके। अब कई परिस्थितियों में उसने तीव्रता के साथ कार्रवाई करनी चाहिए थी, उसने सुस्ती दिखाई और उसने गुजरात एवं बंगाल अभियानों के दौरान देखा जा सकता है, खास तौर पे आगरा पे चुनार पे हक करने के लिए, चुनार पे
अधिकार करने के लिए 6 माह का वक्त लग गया, जबकि उस वक्त उसको बंगाल पे करना चाहिए था। तो कुछ ऐसे रीजंस थे, आप इसे भी लिख सकते हैं। वह निष्ठुर भाग्य का भी शिकार हुआ। बंगाल के महमूद शाह ने उसे अनावश्यक बंगाल की राजनीति में उलझाए रखा, और जिससे शेर शाह को अपनी स्थिति को मजबूत करने का अवसर मिल गया। तो निष्ठुर भाग्य यानी भाग्य ने भी उसका साथ नहीं दिया। निरंतर युद्धों को जारी रखने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन भी हुमायूं के पास कमी थी, ठीक है ना, और इसीलिए बंगाल में निसहाय था, उसके पास धन तथा आपूर्ति दोनों की कमी थी। तो यहाँ पे वित्तीय संसाधन की कमी भी एक मेन कारण थी उसकी असफलता के। और इसके अतिरिक्त शेर शाह के पास साहस, अनुभव, संगठनात्मक योग्यता थी, वह राजनीतिक अवसरों का लाभ उठाने में निपुण था, और हुमायूं इन गुणों से उनमें कोई भी मुकाबला ना था हुमायूं का। तो ये मेन रीजन थे हुमायूं के असफलता के कारण, ठीक है। ओके, कामरान नहीं किया था। बहादुर शाह के साथ हुमायूं के संघर्ष के संक्षिप्त वही जो भी ऊपर पढ़ के आए हैं। शेर शाह के विरुद्ध हुमायूं की असफलता के कारण जो भी ऊपर पढ़ के आए हैं। हुमायूं को अपने भाइयों के साथ संबंध, हुमायूं का संबंध बहुत अच्छा था, लेकिन भाई उससे दुश्मनी रखते थे, ठीक है। यही सब आपको लिखना है। सारांश आ गया। चलिए, ये यूनिट भी यहाँ पे फिनिश्ड हो गई है। इसमें दूसरा यूनिट भी ले लें, मुगल साम्राज्य भी ले लें, क्योंकि मुगल साम्राज्य की स्थापना तो हो गई थी। नहीं, चलिए इसको दूसरे में ले लेते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है तो ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया है व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम का। क्वेरी करना चाहते हैं तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। टेक केयर, बाय।